प्यारे विद्यार्थियों, तिवारी ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले हम लोग यह जान लें, न्यूटन ने 1666 ईस्वी में सिर्फ 24 वर्ष की आयु में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। न्यूटन ने 1666 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, जिसके अनुसार उसने बताया कि अगर दो पिंड हों, एक का द्रव्यमान हो m1, दूसरे का द्रव्यमान हो m2, बीच की दूरी हो r, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है m1 गुने m2 के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, जानते भी हो, गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन इंग्लैंड का रहने वाला था। 1875 में कूलम्ब ने, जो फ्रांस का वैज्ञानिक था, इस नियम को आवेशों के लिए प्रयुक्त किया। इससे संबंधित उसने कई प्रयोग किए और उसने यह पाया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आवेशों के लिए भी सही है। और तब उसने यह नियम दिए, जो हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतीय बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिंदु आवेश किसे कहेंगे, इसको हम लोग यह समझ लें कि अगर दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी इनके परिमाण की तुलना में काफी अधिक है, तो इन आवेशों को बिंदु आवेश कहा जाएगा। यानी कि बिंदु आवेश वे आवेश हैं जिनके बीच की दूरी उनके परिमाणों की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर आवेशों की प्रकृति का अध्ययन। तो कूलम्ब के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश हों तो उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतीय बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुरेख कार्य करेगा। यहाँ यह ध्यान रखना है, हम लोग पढ़े हैं टॉपिक 1 में, इलेक्ट्रिक चार्ज में, फिर दो सजातीय आवेश हों तो उनके बीच विकर्षण होगा और विजातीय आवेश हों तो उनके बीच आकर्षण होगा। तो दो आवेशों के बीच आकर्षण हो या विकर्षण हो, यह नियम दोनों प्रकार के बलों के लिए लागू होता है और इस नियम से आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण प्राप्त होता है। इस नियम को हम लोग और इस तरह से समझ सकते हैं, या दूसरा हेडिंग दे दिए इसका, एक्सप्लेनेशन। दूसरा हेडिंग दे दिए एक्सप्लेनेशन। यह जानते हो एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। और यह मान लिया जाए कि दो आवेश हैं। पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। इनके बीच की दूरी है R और लगने वाला बल है F। तो हम लोग कह सकते हैं कि Q1 क्या है, तो Q1 पहला आवेश है। Q1 क्या है, तो पहला आवेश है। Q1 पहला आवेश है। Q2 दूसरा आवेश है। इनके बीच की दूरी R है और इनके बीच लगने वाला बल F है। तो
कूलम्ब के अनुसार यह जो आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा वह आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी कि F समानुपाती होगा Q1 गुने Q2 और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब कि दूरी बढ़ने से आवेश कम होगा, दूरी बढ़ने से आवेश कम होगा। अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ मिलाएं तो F समानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसको बराबर करें तो एक कांस्टेंट मिलेगा, F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह कूलम्ब के नियम का गणितीय रूप है। F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K समानुपाती नियतांक है, इसे स्थिर वैद्युतीय नियतांक कहा जाता है या कूलम्ब का नियतांक भी कहा जाता है। यहाँ K बराबर स्थिर वैद्युतीय नियतांक, K बराबर स्थिर वैद्युतीय नियतांक। इस समीकरण को हम लोग 1 नंबर देते हैं, पहला समीकरण। अब K का मान अलग अलग मात्रकों की प्रणाली में अलग अलग होता है। अगर हम लोग SI मात्रक लें या पहले CGS मात्रक लें तो CGS प्रणाली में K बराबर 1 होता है। CGS प्रणाली में K बराबर 1 होता है और इसलिए F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। SI मात्रक में दो स्थिति है। अगर आवेश हवा या निर्वात में हो, आवेश हवा या निर्वात में हो या निर्वात या शून्य में हो, निर्वात या शून्य में, K का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0। SI मात्रक में अगर आवेश निर्वात या शून्य में हो तो K का मान 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 होता है और इसका संख्यात्मक मान 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पावर -2 पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। यहाँ पर इप्सिलॉन 0 जो है यह शून्य की परावैद्युतता है। इप्सिलॉन 0 शून्य की परावैद्युतता है। इप्सिलॉन 0 शून्य की परावैद्युतता है और इसका संख्यात्मक मान 8.85 10 पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 होता है। यह SI मात्रक में पहली स्थिति है। जब आवेश निर्वात या शून्य में हो तो उस स्थिति में K का मान 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 होगा, जिसका मान 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होगा। यहाँ इप्सिलॉन 0 को शून्य की परावैद्युतता कहा जाएगा। अब अगर हम लोग समीकरण 1 में K का मान बैठाएं तो F बराबर होगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F बराबर 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा।
या हवा या निर्वात के लिए कूलम्ब का नियम है। अब अगर हम लोग यह मान लें कि दोनों आवेश किसी माध्यम में है, माध्यम हवा या निर्वात के अलावे अगर माध्यम में है, तो की का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन r। और इस स्थिति में F बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह माध्यम में कूलम्ब के नियम का गणितीय स्वरूप है, जहां पर इप्सिलॉन r को आपेक्षिक परावैद्युतता कहा जाता है। इप्सिलॉन r आपेक्षिक परावैद्युतता कहलाता है। यह माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है और परावैद्युतांक का संकेत की होता है। इप्सिलॉन r माध्यम आपेक्षिक परावैद्युतता है और यह माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। यहाँ तक कूलम्ब के नियम का एक्सप्लेनेशन हुआ। कूलम्ब के नियम में हम लोगों ने यह कहा कि अगर दो आवेश हों, उनके बीच की दूरी r हो, तो लगने वाले बल का मान दो प्रकार से निकलेगा, एक तो हवा में, दूसरा माध्यम में। अब इसमें तीसरी हेडिंग में हम लोग यूनिट चार्ज या इकाई आवेश को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। यूनिट चार्ज या इकाई आवेश, जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। तो अगर यह पूछा जाए कि एक कूलम्ब आवेश कितना होता है, एक कूलम्ब आवेश किसे कहें, तो यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एक कूलम्ब आवेश या इकाई आवेश क्या है। इसमें यह समझ सकते हैं कि अभी जो हम लोगों ने नियम पढ़ा, कूलम्ब के अनुसार अगर दो आवेश हों Q1 Q2, उनको निर्वात या शून्य में रखा जाए, तो इनके बीच लगने वाले बल का मान F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। अगर इसका हम लोग वैल्यू रखें, यह 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। अब यदि मान लें Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम्ब है, Q1 का मान 1 कूलम्ब है, Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, Q2 का मान भी 1 कूलम्ब है, R बराबर 1 मीटर है, तो इस स्थिति में F बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होगा। इस समीकरण में समझ सकते हो, अगर Q1 का मान 1 रख दें, Q2 का मान भी 1 रख दें और R का मान भी 1 रख दें, तो F का मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होगा। इस व्यंजक से हम लोग यूनिट चार्ज या इकाई आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। हम लोग यह कहते हैं कि इकाई आवेश या एक कूलम्ब आवेश वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे गए इसी परिमाण के अन्य सजातीय आवेश को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से विकर्षित करता है। तो हम लोग यह कहेंगे कि अतः इकाई आवेश
इकाई आवेश या एक कूलम्ब आवेश, इकाई आवेश या एक कूलम्ब आवेश वह आवेश है, वह आवेश है जो निर्वात में एक मीटर की दूरी पर रखे गए इसी परिमाण के अन्य सजातीय आवेश को नाइन इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से विकर्षित करता है। विकर्षित करता है। यहां से हम लोग इकाई आवेश या एक कूलम्ब आवेश की परिभाषा प्राप्त करते हैं। एक बार फिर से देख लें कि इकाई आवेश या एक कूलम्ब आवेश वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे गए इसी परिमाण के अन्य सजातीय आवेश को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से विकर्षित करता है। बच्चों, कूलम्ब्स लॉ का चौथा जो हेडिंग है वह है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। यह जानते हो बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। यह चित्र तुम्हारे सामने है, देख सकते हो। यहाँ पे वो हम लोगों ने माना कि यह ओरिजिन या मूल बिंदु है जो स्पेस में कहीं भी हो सकता है, यदि का स्थान में स्थित है। यहाँ से मूल बिंदु की अपेक्षा यह पहला आवेश का स्थिति सदिश वेक्टर r1 है और मूल बिंदु की अपेक्षा दूसरे आवेश q2 का स्थिति सदिश वेक्टर r2 है। तो इसको हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करें। एक बार फिर समझ लो। ओ क्या है? तो ओ मूल बिंदु है। इसको अंग्रेजी में ओरिजिन कहा जाता है। ओ मूल बिंदु है। Q1 क्या है? तो यह पहला आवेश है। Q1 पहला आवेश है। Q2 क्या है? तो Q2 दूसरा आवेश है। दूसरा आवेश है। वेक्टर R1 को क्या कहें? तो वेक्टर R1 Q1 का स्थिति सदिश है। 11th में सदिश और अदिश पढ़े हो, बताया गया होगा। सदिश वह है जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। तो वेक्टर R1 यह बताता है कि Q1 मूल बिंदु की अपेक्षा कहाँ है। तो यह वेक्टर R1 Q1 का स्थिति सदिश है। तो वेक्टर R2 क्या होगा? तो वेक्टर R2 Q2 का स्थिति सदिश होगा। वेक्टर R2 Q2 का स्थिति सदिश होगा। हम लोग यहाँ क्या करने जा रहे हैं? तो कूलम्ब के नियम को सदिश के रूप में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने यह माना कि O मूल बिंदु है, Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, वेक्टर R1 Q1 का स्थिति सदिश है और वेक्टर R2 Q2 का स्थिति सदिश है। हम लोग यह जानना चाहते हैं
कि Q1 की अपेक्षा Q2 की स्थिति क्या होगी। Q1 की अपेक्षा Q2 की स्थिति सदिश क्या होगी। तो स्थिति सदिश वेक्टर R किसका, तो Q2 का। किसकी अपेक्षा, तो Q1 की अपेक्षा। इसको कहेंगे वेक्टर R21, 21 नहीं, वेक्टर R21 यह होगा Q1 की अपेक्षा Q2 का स्थिति सदिश। Q1 की अपेक्षा Q2 का स्थिति सदिश। इसी प्रकार से अगर हम लोग Q2 की अपेक्षा Q1 की स्थिति सदिश ज्ञात करना चाहें तो स्थिति सदिश होगा Q1 का वेक्टर R1 यानी Q1 का किसकी अपेक्षा, तो Q2 की अपेक्षा। इसको कहेंगे वेक्टर R12 और यह होगा Q2 की अपेक्षा Q1 का स्थिति सदिश। जैसा कि जानते हो किसी पॉइंट के दाईं ओर पॉजिटिव होता है, बाईं ओर निगेटिव होता है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि वेक्टर R21 और वेक्टर R12 दोनों बराबर तो हैं लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। वेक्टर R21 यानी कि Q1 की अपेक्षा Q2 का स्थिति सदिश और Q2 की अपेक्षा Q1 का स्थिति सदिश, ये दोनों बराबर तो हैं लेकिन दिशा विपरीत है। इसलिए R12 में हम लोगों ने माइनस लगाया, बाईं ओर है। लेकिन अगर मोड ले लें तो यह वेक्टर R21 का मोड और वेक्टर R12 का मोड बराबर होगा। यह वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R12 होगा। अब हम लोग यह चाहते हैं कि Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल निकालें। Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, इसको हम लोग कहेंगे F21 वेक्टर के रूप में अगर लिखना चाहें तो वेक्टर F21 फोर्स लगाएगा 1 2 पर, यानी Q1 बल लगाएगा Q2 पर। जैसा कि देख सकते हो दोनों सजातीय हैं, दोनों धनात्मक हैं, तो इनके बीच विकर्षण होगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 इसका स्क्वायर और R कैप 21। 11th में इकाई सदिश पढ़ना था, अगर याद होगा तो इकाई सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण 1 होता है और उसको कैप देकर सूचित किया जाता है। एक्स अक्ष में इकाई सदिश अगर याद होगा तो आई कैप था, वाई अक्ष में जे कैप और जेड अक्ष में के कैप। उसी तरह से वेक्टर R21 यानी कि Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है उसका इकाई सदिश कैप लगाया हम लोगों ने। यह कहेंगे कि R कैप 21 इज इक्वल टू इकाई सदिश अगर याद होगा तो इकाई सदिश में अब बताया गया था कि इकाई सदिश और किसी अदिश को अगर मल्टीप्लाई करें तो गुणनफल हमेशा सदिश होता है। तो अगर इसको हटा दें तो यह जो मैग्नीट्यूड होगा यह अदिश है और इकाई सदिश से गुना कर देने पर यह सदिश हो गया। इसी प्रकार
Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल अगर निकालें, Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल वेक्टर F12 यह होगा 1/4πε0 Q1 Q2 R12 इसका स्क्वायर और R12। यहाँ R12 भी इकाई सदिश है। इस प्रकार यह कूलम्ब के नियम का सदिश रूप है। यह पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया गया बल है और यह दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल है। चित्र में देख सकते हो F21 और F12 दोनों की दिशा विपरीत है, परिमाण बराबर है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यहाँ वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। मतलब यह कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं और इस प्रकार एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कूलम्ब का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। कूलम्ब का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। बच्चों, यहाँ तक हम लोगों का टॉपिक 2 हुआ, कूलम्ब का नियम। आशा है यह समझ में आएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इसे सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से तुमको अगला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको खोजना नहीं पड़ेगा और यह तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होगा और हम लोगों को भी इससे आराम होगा। थैंक यू।